नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग आज स्थल मंडल में भी देखिए, स्थल मंडल में कई चीज़ें आती हैं, जैसे चट्टानें हैं और आपके ज्वालामुखी हैं, भूकंप है इत्यादि जो भी हैं, इन सभी का क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह है चट्टानों के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सब कुछ मात्र एक ही वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको सब कुछ एक ही वीडियो में ही प्रोवाइड कराया जा रहा है। आइए तो दोस्तों, स्थल मंडल पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं, स्थल मंडल कहलाती है। आप समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ महाद्वीप और महासागर, ठीक है दोस्तों, जो भी 7 महाद्वीप हैं हमारे यहाँ और जितने भी महासागर हैं, ये जिस पर स्थित हैं ये ही स्थल मंडल कहलाता है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल मंडल तथा 71% भाग पर जल है। दोस्तों, यह भी सर्वविदित है, आप सभी जानते हैं कि 29% भाग पर स्थल है और बाकी जो अवशेष है 71% भाग, उस पर हमारा जल है संपूर्ण पृथ्वी पर। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है। दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे कि हमारा जल और स्थल का अनुपात जो है वह क्या है। तो देखिए दोस्तों, क्रमशः याद रखेंगे, पहले स्थल है फिर जल है, तो स्थल और जल का अनुपात है 3:7। और यदि जल और स्थल यदि उल्टा करके पूछता है कि स्थल और जल का अनुपात, तो 7:3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों, आप जब पृथ्वी को देखेंगे, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जब हम पृथ्वी को देखेंगे तो देखिए, एक विषुवत रेखा जो पृथ्वी के मध्य से जाती है, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री पर। तो इस रेखा के यदि इस तरफ जाएं तो ये दोस्तों उत्तरी गोलार्ध है और इधर जाएं तो ये दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध है। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में यदि यानी इस तरफ हमारा 61% जल है और यदि दक्षिणी गोलार्ध में जाएं तो 81% जल का क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, आप हूबहू समझ ही गए होंगे। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है दोस्तों 8,848 मीटर। यद्यपि इन्होंने एक सम आंकड़ा लिख दिया है 850, लेकिन 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, जो कि पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई है। तथा यदि पृथ्वी से अधिकतम गहराई की बात की जाए तो वह है मेरियाना गर्त, जो कि 11,022 मीटर है। कितना है दोस्तों? 11,022 मीटर। तो यदि पृथ्वी पर सबसे अधिकतम ऊंचाई है तो माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर, और यदि पृथ्वी से सबसे गहराई की बात की जाए तो मेरियाना गर्त है, जो कि 11,022 मीटर है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी अर्थात 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली 12 से 20 किलोमीटर है। दोस्तों, स्थल मंडल जो है, इसका जो परत है, यह अगर महाद्वीपों में बात की जाए तो जैसे एशिया इत्यादि महाद्वीप जो हैं, इनमें 40 किलोमीटर इसकी मोटाई है और महासागरीय क्षेत्रों में
यदि स्थल मंडल की बात की जाए तो यह क्या है, पतली है। तो इसकी मोटाई है 12 से 20 किलोमीटर। अब दोस्तों हम देखेंगे चट्टानों के बारे में। जैसा कि हमने थंबनेल में लगा रखा था कि चट्टान, रॉक्स, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। हम लोग दोस्तों देखते हैं जो पृथ्वी की सतह का जो उठा हुआ कठोर भाग होता है वह चट्टान कहलाता है, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती हैं। मुख्य पॉइंट दोस्तों आपका यही है कि चट्टानें जो है 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आग्नेय चट्टान, नंबर 2 अवसादी चट्टान और नंबर 3 कायांतरित चट्टानें। दोस्तों यही 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं और इन्हीं का आज हम गहराई से अध्ययन करेंगे। दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, बस आपको पहली जो चट्टान है आग्नेय चट्टान, वह अच्छे से याद कर लेनी है, अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद अवसादी और कायांतरित चट्टानें स्वतः आपको याद हो जाएंगी। आइए चलते हैं। आग्नेय चट्टान। दोस्तों आग्नेय चट्टान जो है यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। दोस्तों जब ज्वालामुखी को देखेंगे तो ज्वालामुखी से जब लावा निकलता है तो जो पिघला हुआ लावा होता है उसे मैग्मा कहा जाता है। वही लावा जब जमकर ठोस हो जाता है तो उसी को लावा कह दिया जाता है। तो ज्वालामुखी से मैग्मा या लावा जब जम जाता है तो उसी से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो दोस्तों आग्नेय चट्टानों से निकलने वाले जो भी पत्थर हैं वह कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट पत्थर हैं, पेग्माटाइट है, डायोराइट है, ग्रेवो आदि। ठीक है दोस्तों, ये पत्थर आग्नेय चट्टानों से निकलते हैं। दोस्तों आग्नेय चट्टानों से निकलने वाले पत्थर भी पूछे जाते हैं कि ग्रेनाइट पत्थर किस चट्टान का रूप है। तो दोस्तों आपको कहना है आग्नेय चट्टान का। आपको याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूँ कि दोस्तों आग्नेय चट्टान के जो भी पत्थर होंगे उनमें पीछे ट आपको अधिकतर मिलेगा। बस एक ग्रेवो है जो आपको याद करना है। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट और ग्रेवो इत्यादि ये सभी आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर, संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। दोस्तों यह प्रश्न हमारे यहाँ पूछा जाता है। देखिए दोस्तों पहला पॉइंट, आग्नेय चट्टान जो है वह कैसी होती है? स्थूल यानी मोटी होती है। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है आग्नेय चट्टान में परत नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, परत पाई जाती हैं अवसादी चट्टानों में। तो आग्नेय चट्टानों में परत नहीं होती हैं। दूसरा और अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आग्नेय चट्टान जो होती हैं वह कठोर होती हैं, संघनन होती हैं। और दोस्तों चौथा पॉइंट है जीवाश्म रहित। अब इस पॉइंट को आपको समझाते हैं दोस्तों। देखिए आग्नेय चट्टान जो होती हैं जीवाश्म रहित होती हैं। क्यों? क्योंकि देखो आपने अभी देखा दोस्तों कि जो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, ये ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें से जो लावा या मैग्मा निकलता है, वह मैग्मा जब जम जाता है तभी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है ना दोस्तों? तो देखिए इसमें जीवाश्म का कहीं रोल नहीं आया, क्योंकि आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से ही होता है। जीवाश्म चट्टान दोस्तों अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। दूसरे नंबर की जो चट्टान अभी हम पढ़ेंगे तो वह जीवाश्म चट्टानें कहलाएंगी, लेकिन आग्नेय चट्टान जो होती है जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से आग्नेय चट्टान बहुत ही संपन्न चट्टान है। अर्थात आर्थिक रूप से, आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो आग्नेय चट्टान बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, यहाँ तक कि सोना तथा प्लेटिनम आदि पदार्थ तत्व पाए जाते हैं। ये इत्यादि धातुएं पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह आप याद रखेंगे। चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम ये कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में।
उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। अब आइए आगे चलते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए, हमने बताया था कि आग्नेय चट्टानों से पत्थर निकलते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा था ग्रेनाइट पत्थर, बेसाल्ट पत्थर। तो बेसाल्ट पत्थर के बारे में कुछ पॉइंट दिया हुआ है। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। दोस्तों आग्नेय चट्टानों से जो बेसाल्ट पत्थर निकलता है, उस बेसाल्ट पत्थर में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अर्थात आग्नेय चट्टान जो होती है दोस्तों, तो देखते होंगे आप ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वह काला काला निकलता है, तो उसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो आप कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। फिर देखिए दोस्तों, आग्नेय चट्टान से पैग्माटाइट पत्थर भी निकलता है। इस पैग्माटाइट पत्थर की विशेषता बताई जा रही है। कोडरमा अर्थात झारखंड में कोडरमा पड़ता है एक जगह, वहाँ पर पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है। अर्थात आग्नेय चट्टानों से जो पैग्माटाइट पत्थर निकलता है, इसी पैग्माटाइट पत्थर में अभ्रक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे, पूछा जाता है कि अभ्रक किस प्रकार के शैलों में निकलता है, तो पैग्माटाइट शैलों में। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें। आग्नेय चट्टानी पिंड। अब देखिए दोस्तों, आग्नेय चट्टान तो पढ़ लिया, अब आग्नेय चट्टानी पिंड क्या होते हैं इनको जान लेते हैं। देखिए, जब ज्वालामुखी से लावा अथवा मैग्मा जो निकलता है, तो वह ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। ठीक है, इससे ही विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। तो यही कह रहे हैं दोस्तों, मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। जब ज्वालामुखी से फटकर मैग्मा जम जाता है, तो उससे बहुत से बड़े बड़े पिंड बनते हैं। उन्हीं पिंडों को आकार और स्थिति के नाम पर उनको नामकरण किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से बनते हैं। देखिए दोस्तों, अधिकांश जो चट्टानी पिंड बनते हैं वह अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से बनते हैं। दोस्तों अभी हम ये आग्नेय चट्टान का जो कायांतरित रूप है वह भी देखेंगे अभी बाद में, अभी पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला बैथोलिथ, ये कुछ परिभाषाएं दी हैं, बताया गया है कि देखिए बैथोलिथ जो है यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है। हमने अभी देखो दोस्तों पढ़ा था कि चट्टानी पिंड कैसे बनते हैं, तो जब लावा मैग्मा पिघल करके एक जगह इकट्ठा होके ठंडा हो जाता है, उसी से चट्टानी पिंड बनते हैं। अब ये जो बैथोलिथ है ये सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है। यह पूछा जाने वाला प्रश्न है कि बैथोलिथ क्या है, तो यह आग्नेय चट्टान का सबसे बड़ा पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। तो बैथोलिथ किन चट्टानों से बनता है? अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से। यह एक पातालीय पिंड है। यह एक बड़े गुंबद के आकार का होता है। दोस्तों बैथोलिथ जो है ये बड़े गुंबद के आकार का होता है, जिसके किनारे जो हैं खड़े होते हैं। जैसे गुंबद खड़ा होता है दोस्तों, इसी तरह बैथोलिथ के जो किनारे जो होते हैं वे खड़े रहते हैं। इसका ऊपरी तल विषम होता है। दोस्तों इसका ऊपरी तल जो है वह समान न होकर के टेढ़ा मेढ़ा विषम होता है। यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। दोस्तों अभी आपने देखा था कि आग्नेय चट्टानों से ग्रेनाइट पत्थरों का निर्माण होता है, तो वही दोस्तों बैथोलिथ जो चट्टानी पिंड है इसका निर्माण भी किसी से होता है? ग्रेनाइट पत्थरों से होता है। अब देखिए ये जो बैथोलिथ है चट्टानी पिंड ये कहाँ पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ ये 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। और कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के इदाहो बैथोलिथ से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो दोस्तों इन दोनों
चट्टानी पिंडों को आप याद रखेंगे। एक है संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ। ये इदाहो बैथोलिथ चट्टानी पिंड संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, जो कि 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक फैला हुआ है। और कोस्ट रेंज बैथोलिथ ये कनाडा में पाया जाता है, ये इदाहो से भी बड़ा है। दूसरा है दोस्तों स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? छोटे आकार के बैथोलिथ को ही स्टॉक कहा जाता है। दोस्तों जब बैथोलिथ छोटे आकार के होते हैं तो उनको स्टॉक कहा जाता है। इसके जो ऊपरी भाग होता है यह गोलाकार गुंबदनुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा कि जो बैथोलिथ होता है ये 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है, लेकिन जो स्टॉक होता है यह बैथोलिथ का छोटा रूप होता है और 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम होता है। तीसरा है दोस्तों लेकोलिथ। इसे लेकोलिथ क्या होता है? जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठाता है, यानी ज्वालामुखी में से जब लावा निकलता है वह मैग्मा, तो ये परत को जब जोर से ऊपर को उठाता है और गुंबदनुमा रूप में जम जाता है तो इसे लेकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदनुमा ठोस पिंड छतरीनुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लेकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। तो दोस्तों आपने लेकोलिथ भी देख लिया। अब लेकोलिथ के लिए एक नोट लिखा हुआ है। लेकोलिथ बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का एक अंतर्वेदी प्रतिरूप है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों लेकोलिथ के बाद लेपोलिथ। लेपोलिथ क्या है? जब मैग्मा जमकर तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लेपोलिथ कहते हैं। जब मैग्मा जम करके तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लेपोलिथ कहते हैं। लेपोलिथ दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। लेपोलिथ के बाद आता है फेकोलिथ। फेकोलिथ क्या होता है दोस्तों? जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे फेकोलिथ कहते हैं। जब मैग्मा लहरदार आकृति में, ठीक है दोस्तों, जमता है तो उसे फेकोलिथ कहा जाता है। देखिए सिल दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखेंगे सिल को। सिल जब मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जम जाता है तो उसे सिल कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। सिल की जो मोटाई है यह 1 मीटर से सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सिल पाए जाते हैं। सिल कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में। 1 मीटर से जो कम मोटाई वाले सिल होते हैं उसको दोस्तों सिल नहीं सीट कहते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले जो भी सिल होंगे उनको सीट कहा जाता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखते हैं डाइक। ये लास्ट है दोस्तों डाइक। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। जब मैग्मा किसी लंबवत जो दरार होती है, लंबी दरार में जब जाकर के मैग्मा जम जाता है तो उसे डाइक कहा जाता है। झारखंड के सिंघभूम जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। तो दोस्तों झारखंड का जो सिंघभूम जिला है वहाँ पर अनेक डाइक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमने आग्नेय चट्टान को अच्छे से पढ़ लिया। अब दोस्तों अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, ये आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है और इससे प्रश्न भी कम पूछे जाते हैं। तो आप दोस्तों आग्नेय चट्टान को अच्छे से पढ़ लेंगे, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान आपको स्वतः याद हो जाएंगी। कैसे, अभी देख लेते हैं। आइए अवसादी चट्टान देखिए दोस्तों, ये चट्टानों का जो जैसे कायांतरित रूप यहाँ पर दिया है ये अभी हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। आइए अवसादी चट्टान प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा
परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं, इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। दोस्तों अभी देखिए हम समझते हैं। देखिए प्रकृति के कारक, देखिए प्रकृति के कारक हैं जैसे पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं। ये सभी जब ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो एक जगह जा कर के जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठा होने पर एक चट्टान टाइप की बन जाती है, तो उसी चट्टान को क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टान। देखिए प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टान किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं। छोटी छोटी आपने चट्टानें देखी होंगी, कहीं लकड़ी बहुत सारी पड़ी हुई हैं तो वह क्या होती हैं? गल जाती हैं, गल करके एक चट्टान का रूप ले लेती हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों? ये अवसादी चट्टान का ही रूप कहलाता है। और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं, इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट हैं, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान एवं सेलखरी आदि जो हैं ये अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। और देखिए दोस्तों स्पष्ट यहाँ पर किया गया है। मैंने कहा था दोस्तों जो आग्नेय चट्टान होती हैं वह परत रहित होती हैं, उनमें परत नहीं पाई जाती। लेकिन अवसादी चट्टानें जो होती हैं यह परतदार होती हैं। ठीक है, तो अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म यानी मरे हुए जो जीव जंतु होते हैं उनके जो अवशेष बचते हैं वही इस चट्टानों में पाए जाते हैं। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं। तो दोस्तों हमने अवसादी चट्टानें देख ली, आइए कुछ और अवसादी चट्टानों के बारे में देखते हैं। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। दोस्तों आग्नेय चट्टानों में ऐसा कुछ नहीं था। आग्नेय चट्टानों में बहुत सारे धातुएं मिली थीं, लेकिन जो अवसादी चट्टान होते हैं उनसे हमें खनिज तेल अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। अप्रवेश्य चट्टानों की दो परतों के बीच यदि प्रवेश शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। देखिए दोस्तों जो हमने आग्नेय चट्टान पढ़ी थी उसमें कोयला नहीं, लेकिन अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगरा का किला तथा दिल्ली का जो लाल किला है वह बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का ही रूप है। तो आपने देखा बलुआ पत्थर है और चूना पत्थर है, ये सब किसके रूप हैं? अवसादी चट्टान के। अब आ जाइए कायांतरित चट्टान। दोस्तों यह लास्ट चट्टान है कायांतरित चट्टान। देखिए ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। दोस्तों जब आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानों में ताप पड़ता है, दाब पड़ता है या रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो वही अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं और वही कायांतरित चट्टान कहलाती हैं। बस दोस्तों कायांतरित चट्टान के बारे में इतना ही आपको पढ़ना है। आइए दोस्तों अब इन चट्टानों का रूप परिवर्तन कैसे होता है देख लेते हैं। देखिए आग्नेय चट्टान का रूपांतरण। देखिए आग्नेय चट्टान के हमने पत्थर देखे थे, जैसे आग्नेय चट्टान से ग्रेनाइट पत्थर निकलता था, साइनाइट पत्थर निकलता था। तो इनका जो रूप बदल जाता है वो कायांतरित चट्टान में क्या रूप बदलता है देख लेते हैं। जैसे ग्रेनाइट है तो ग्रेनाइट पत्थर जो है वह नीस में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? नीस में। दोस्तों ये चीज़ आपको याद करनी है, ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। पूछ लेगा ग्रेनाइट पत्थर का कायांतरित रूप क्या होगा, तो आपको बताना है नीस। इसी तरह साइनाइट का कायांतरित रूप क्या होगा, तो साइनाइट पत्थर का कायांतरित रूप होगा साइनाइट नीस। ग्रेवो पत्थर का कायांतरित रूप होगा सरपेंटाइन। ठीक है, इसी तरह बेसाल्ट पत्थर का कायांतरित जो रूप होगा वह होगा सिस्ट। इसी तरह बिटुमिनस कोयला
बिटुमिनस कोयला का जो कायांतरित रूप होगा वह होगा ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए अवसादी चट्टानों के जो पत्थर हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो अवसादी चट्टानों के पत्थरों में देखेंगे, अवसादी चट्टानों के पत्थरों में आता है पहला सपिंड। सपिंड पत्थर जो है उसका कायांतरित रूप होगा सपिंड शिष्ट। इसी तरह बलुआ पत्थर का जो कायांतरित रूप होगा वह होगा क्वार्टजाइट। दोस्तों इसे तो याद कर लेना, ये तो पूछा जाता है बहुत। बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप होगा क्वार्टजाइट। सेल पत्थर का जो कायांतरित रूप होगा वो होगा स्लेट, आपने देखा भी होगा। इसी तरह चूना पत्थर का कायांतरित रूप होगा संगमरमर, और लिग्नाइट कोयला का कायांतरित रूप होगा एंथ्रोसाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला का कायांतरित रूप होगा एंथ्रोसाइट कोयला। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कायांतरित चट्टानों के जो पत्थर हैं, जैसे स्लेट है तो स्लेट का जो कायांतरित रूप होगा वह होगा फाइलाइट, और फाइलाइट पत्थर का कायांतरित रूप होगा सिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने आज जो हमारे एग्जाम्स में चट्टानों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे जाएंगे ये सब हमने अध्ययन कर लिया। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और 1 से 2 बार जब आप वीडियो देख लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।